नमस्कार। आज हमारे बीच में अनुपम भैया हैं, अनुपम शुक्ला जी, जो कि जाने-माने एस्ट्रोलॉजर है यहाँ के, वो इंडिया के और भोपाल के। हर्ष शर्मा जी हैं, जो कि पंजाब और नॉर्दर्न हम एरिया के जाने-माने एस्ट्रोलॉजर हैं। तो हम अनुपम भैया से ये पूछना चाह रहे हैं कि अनुपम भैया, आप ये बताइए कि ये जो यूके जहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप ले आए हैं, ये किस विचारधारा के कारण आप लोग ने ये इंस्टीट्यूट को जो है किया है? मेरे ख्याल से थैंक्स अ लॉट हर्ष भाई और कौशिक जी कि आज मैं अभी तक तो मैं आप लोगों के सामने होता था, आप लोगों से विषय पे बात करता था, पर आज एक विषय जिसे हम यूके जहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी कह रहे हैं, तो उस पर शायद हम परस्पर एक बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये पूरा संस्थान है क्या। तो सबसे पहली बात तो है कि कोई भी जो शुरुआत होती है, और वो भी शुरुआत की किसी भी एक एक्सपीरियंस्ड, एक परिपक्व, मैच्योर, ईमानदार व्यक्ति अगर किसी चीज को देख के करता है, तो वो एक बड़ी लंबी दूरी की बात को सोच के ही उस शुरुआत को किया जाता है। और हमारे बीच में वैसा विजन देने की इसी ईमानदार परंपरा में यूके झा साहब हैं, जो हमारे मेंटर हैं, गाइड हैं, और इस सारे जो महायज्ञ है उसमें हम कह सकते हैं कि मुख्य यज्ञ करता है। तो विचार तो बड़ा सामान्य है, अति सामान्य है। ये विचार, पहली बात तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसके बाद में उसमें एक बड़ा गंभीर शब्द जुड़ा है, एडवांस, और इंस्टीट्यूट यानी संस्थान। तो संस्थान में आप निश्चित ही जानते हैं कि एक प्रक्रिया के तहत कुछ ना कुछ एक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस विचार में सबसे पहली कड़ी ये है कि ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का मतलब है कि जिस तरीके से आजकल हम स्किल सेट्स को जान रहे हैं कि भाई आप किसी भी काम में अगर उसके अंजाम को पूर्ण परिपक्वता पर नहीं पहुंचा पाते हैं, तो वो काम अधूरा रह जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र को भी उसी तरीके से देखना बड़ा अनिवार्य है कि इसमें कहीं से भी बीच में भी कहीं घुस के 2 दिन की वर्कशॉप करके और परिपक्व का ढिंडोरा पीट के सर्टिफिकेट लेके समाज में लोग आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शास्त्र जिसे वो लोग अपनाना चाहते हैं, जो जीवन में बड़े गंभीर निर्णय की तरफ होते हैं, समस्याओं में होते हैं, तो वो ईमानदारी के लिए इस तरीके के संस्थान की आवश्यकता हमें लगी, कि प्रतीत हुई कि ऐसा चीज करना चाहिए। एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी आगे की चर्चा में हम लेते जाएंगे, और इसमें हम बड़ा विश्व स्तरीय पटल को भी सामने रख के करेंगे, हमारे इतिहास को भी समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये विचार एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, और जिसे एक बड़े परिपक्व और बड़े ईमानदार एस्ट्रोलॉजर ने जो हमें सिखाया है, उसी को ले जा रहे हैं। मैं ईमानदारी से एक कन्फेशन करना चाहूंगा आपसे, और इसे आज की टैगलाइन, पंच लाइन भी बनाई जा सकती है। हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम बहुत सामान्य, अति सामान्य, लेकिन रूट पर, जड़ पर, जिसे कहा जाता है, हम लोगों की परंपरा में जो सिखाया गया है कि बेसिक ग्रामर को समझने की कोशिश। तो अब ये विचार जो है, ये मूल अवधारणा पर आधारित है कि आखिर ये चीज का उद्गम कहां से हुआ, उसके पीछे की सोच क्या थी। स्पष्टतः ध्यान रहे कि इस शास्त्र को वो लंगोटीधारी, जिनके पास ना घर थे, जो गुफा में होंगे, जिनके पास हर मौसम को सहने की अंदर से ताकत होगी क्योंकि तन पे उनके वस्त्र ना होंगे, प्रकृति ने जो दिया उसे खा लिया, तो वो बड़ी बड़ी मटेरियलिस्टिक ग्रीड के लिए, इन सब के लिए नहीं आए थे। जिन्होंने तारों का नियमन देखा और एक तरीके से जीवन को जानने की प्रक्रिया अपनाई, तो ज्योतिष का एक आकार बढ़ता गया, विश्व में हर जगह बढ़ता गया। आपसी, जब हम कह सकते हैं कि इन्वेजन्स हुए राजाओं के द्वारा, जब एस्ट्रोलॉजी वगैरह परिपोषित हुई, तो जरूर संक्रमण आने लगे, अपने हिसाब से चीजें आने लगी, दिखने लगी। जो हमारा एक और जो प्रोजेक्ट है रूडिमेंट्री एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में हमने डाला भी है कि कोर बुक फ्रेमवर्क 2.0, यानी एक घर बनता है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक आर्किटेक्चर होता है। किसी भी ग्रंथ का भी एक आर्किटेक्चर है, उसमें देशकाल परिस्थिति किस तरीके की चीजें थी, उन्हें हमको समझना होगा, लेकिन फिर भी जाके हम जड़ पे उतर जाएंगे।
यानी सूर्य आत्मा का अगर द्योतक है, तो अब ये चीज को हम वही वेद जो सनातन परंपरा के हैं और जिन ऋषि मुनियों को हम मानते हैं, तो जिस तरीके से उपलब्ध साहित्य हमारे पास में है, काफी चीज तो हमारी छिन चुकी है, लेकिन चूंकि ये श्रुति थी तो जिंदा रहेंगी, आज भी है, कल भी रहेगी। तो कुछ तो चीजें मूल है जो मूल तक जी बीच में रुकूंगा अनुपम भैया आपको। तो हम किस तरह के शास्त्र को समाज में लेके जाना चाहते हैं, कौन सा शास्त्र, किस तरीके का शास्त्र ले जाएंगे समाज के? देखिए, शास्त्र को जिस तरीके से हम समझना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ऑफ सीयर्स, एस्ट्रोलॉजी ऑफ सीयर्स का मतलब हुआ कि वो ऋषि ज्ञान जिसमें किसी भी तरीके के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रेशर ना हो। अगर आप मध्यकालीन ग्रंथों को देखेंगे तो जिसमें स्त्री जातक के रूप में, और आप उन ग्रंथों में जिस तरीके के श्लोकों को पढ़ेंगे, तो ये सनातन परंपरा में जब दिव्यता की बात थी तो ना तो चरित्र का हनन था उस तरीके से, ना ही बहुत ज्यादा डिजायर्स थी। कई आप ग्रंथ जाए विजिट करें, जातक पारिजात से लेके पीछे तक के भी, आपको जिस तरीके की फैंटेसीज आज कर्म में चल रही है, 10th हाउस प्रोफेशन चल रही है, उस समय आपको वहां प्रवज्ञा दिखेगा, बेसिक प्रोफेशंस दिखेंगे। तो ये सारी चीजों का मानना ये है कि शास्त्र के मूल में हमें जाके क्या मिलता है, तो हमें जो मिलता है वो ही हमको इसमें समझना है। जो कि हम 4 वस्तुओं को अगर देखें, इसमें ग्रह है जो ग्रहण करने की क्षमता रखता है, उसके बाद में जो भाव है, और साथ में जब हम राशिशील हो रहे हैं तो राशियों के द्वारा क्या प्रकृति मिलेगी, उसी सामंजस्य को स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स के रूप में हम स्थैतिक और गतिज के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसको समझने में हम जो प्रचलित दायरे में हो रहा है, हम उसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ उन चीजों में कहाँ भूल हो जाती है, कहाँ किस तरीके से। जैसे मैंने दृष्टि भ्रम के ऊपर भी बीच में कहा था कि अगर हम डिफरेंट आर्किटेक्चर के टूल्स उठा लेंगे एक साथ, तो हमें दृष्टि भ्रम हो जाएगा। यानी आप किसी भी परंपरा को अपनाइए, किसी भी परंपरा को अपनाइए, आप उसके रूट्स पे चले जाइए। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसलिए कि हम प्राचीन सनातन जो चीज चली आई है, जिसे हमें ज्ञान उसका प्राप्त हो रहा है, हम उसको समझ रहे हैं। और उसको समझने में हम इसलिए भी समझना चाह रहे हैं कि जो हमें मिला है उस पर हम डिस्कशंस भी कर सकते हैं, उस पर हम तर्क भी कर सकते हैं। हम ऐसे हाथ उठा के खड़े होके भाग नहीं जाते हैं क्लोज सर्किट ग्रुप्स में कि नहीं ये तो वैसा ही है। व्यापक शास्त्र है, हर चीज को उस मूल दायरे से देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं इस विचार को यही कहूंगा कि ये जो बेसिक ग्रामर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि देखिए शब्दार्थ जो होता है, हम अगर जैमिनी को भी देखते हैं, हम जो हमारा इस समय आधुनिक ग्रंथों में से है, प्राचीन काल से बात कर रहे हैं, अभी के तत्कालीन टीकाकारों की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें अगर फॉर्मुलेशंस को डिकोड करने के लिए कत्यापादी अगर फॉर्मेट दिया गया था, तो वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। आज भी जो अष्टक वर्ग का जो विभाजन है वो भी रहस्य है। हमारी विंशोत्तरी पे कई सारे प्रयोग हुए हैं, लेकिन बीपीएचएस को भी जो किसी भी तरीके से एक सर्वकालीन और सर्वमान्य ग्रंथ बनाने का प्रयास भी होता है, हुआ है, तो उसमें भी आप दशाओं के प्रकार प्ररूप देखें। हमें जानना ये है कि एक्चुअली हमें किन मूल चीज़ों को समझ करके और एक दृष्टि रखते हुए शास्त्र में कैसे आगे बढ़ना है, और टूल सेट यानी हमारा खुद का सिस्टम, हम किस तरीके से उसमें आगे जाना चाहते हैं। तो ये विचार था। तो इस विचार को मैं कंक्लूड इस तरीके से करूंगा कि जो शास्त्र के मूल में है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स जानते हैं कि एटॉमिक वैल्यू होती है जहां से किसी भी चीज को तोड़ा ना जा सकता हो। तो इन चीजों में हमें नीचे से ऊपर आना चाहिए, हमें ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा नुकसानदायक है, जैसे बैक टेस्टिंग के नाम पे हम लोग आजकल एग्जाम्पल चार्ट्स कहते हैं। इतने अरब की दुनिया अभी है, तो रिसाइकलिंग और पुराने अगर काल में देखें तो कितना नया जीव आता रहा, जाता रहा, सबकी यात्राएं अलग होती रही। तो रिवर्स इंजीनियरिंग कैन बी वेरी टफ, लेकिन उसका आधार ये है कि अगर हम मूल पे पहुंच जाए तो मूल से ऊपर बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ शास्त्र में हम निश्चित ही आगे बढ़ सकते हैं और प्रोबेबिलिस्टिक बढ़ सकते हैं और सर्टेनिटी की तरफ जाते हैं। तो सर्टेनिटी में भी हमारे पास, अगर हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम सिर्फ प्रोबेबिलिस्टिक है, जातक का जीवन बड़ा रहस्यमय है, रहस्यपूर्ण है, तो उसमें हमें थोड़ा सा अपने को मर्यादित रखकर प्रोबेबिलिस्टिक ही होना चाहिए। लेकिन जहाँ सर्टेनिटी की बात है, बाद में प्रश्न ज्योतिष डेवलप हुआ क्योंकि वो काल पे था, तात्कालिक समय पे था। और हम ये भी ना भूलें कि मुहूर्त हमारा वही स्पेशलाइज्ड टूल था कि जिसमें हम काल को, परफेक्ट समय को समझने का दम रखते थे। उठा लीजिए आप भद्रभाव संहिता या मूर्त चिंतामणि, उसको समझने का प्रयास करिए आप।
कि किस तरीके की चीजों को देख के लिखा था। तो ये जातक का जीवन है जो हर पल कई सारे उसके मनोवेग, उसके षड्रिपु, इन सब के कॉम्बिनेशन से बड़ा है, और जिसमें एक प्रकृति नियमन पे है। लेकिन मनुष्य जो है वो नियमन पे नहीं, क्योंकि उसमें कई सारे फोर्स। हम सप्त चक्रा कोर्सेस क्यों किए? सब तो हमारे शरीर है, सब तो हमारे ग्रह हैं। हर्षवाही धातु पे भी यही चीज कर सकते हैं। यानी हम बहुत, अगर प्रकृति जन्य होते तो हम ईश्वर होते। हमारे में कुछ ना कुछ इस ग्रेविटी में आए तो कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। तो हमारा मन डावाडोल होता है, कई चीजों में हम निर्णय अनिर्णय की स्थिति में होते हैं, और फिर हमारे जो भी मूवमेंट के पैरामीटर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे को अफेक्ट करते हैं, वो समाज में हमारे जैसे और भी चेतनाएं हैं। तो ये बड़ा क्लिष्ट है। तो विचार को रिवर्स इंजीनियरिंग की जगह हम उस मूल तक पहुंचे, मूल से ऊपर बढ़ना शुरू करें। इसे हम बॉटम अप अप्रोच भी कह सकते हैं कि हमारे शास्त्र के गर्भों में क्या छुपा है। एक शब्द का शब्दार्थ होता है, उसका भावार्थ होता है, उसका गूढ़ार्थ होता है, उसका बोधार्थ होता है। तो ये आपकी सक्सेसिव कॉन्शियसनेस है कि आप किस चीज को कहाँ से समझ सकें। तो ये मेरा प्राथमिक रूप से मानना है कि ये विचार किस ये जो पूरा कार्य है यज्ञ किस विचार पर आधारित है। कौशिक जी। हर्ष भाई, आपको कुछ पूछना है? हाँ, मेरे को ये पूछना है कि ये तो चलो बातें हो गई हमारी, मतलब आपका जो मूल सिद्धांत है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन का जो मतलब आपने इतना, बट व्हाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी? वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही क्यों? मतलब देयर आर सो मेनी एस्ट्रोलॉजीज, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजीज हैं, बहुत सारा मतलब ज्ञान है, भंडार है। असल में मेरा विचार ये है कि स्टार्ट एक ही से हुआ है, आगे जाके डिविजन्स होती गई हैं। मेरे हिसाब से तो यही चलता रहा है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से तो मतलब इट्स किसी हिसाब से ये पूर्णता की तरफ है ये बेसिकली। और आपका इसके बारे में क्या विचार है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही क्यों? क्योंकि कई जगह पे हमें मतलब देखने को मिलता है कि कई जगह पे जो रिजल्ट ओरिएंटेड, जो आजकल ज्योतिष हो गया है कि ये मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, ये मेरे को यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है, उसका चाहे बेस बना हो ना बना हो, उसका मूल आधार हो ना हो, वो सेपरेट इशू वो साइड पे कर देते हैं। दिस थ्योरी वर्क्स फॉर मी, ये आजकल बहुत ज्यादा मतलब सिस्टम शुरू हो गया है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, व्हाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी? वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही क्यों? ये बड़ा व्यापक आपने प्रश्न पूछा भी है, लेकिन इस प्रश्न को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमें हमारी कार्य की ईमानदारी समझ में आती है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, हम पहली बात तो एक ऐसे सेगमेंट में काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं है। यानी अगर हम शर्तिया ज्योतिष की बात करते हैं, मैं भी समाज में एक लंबे समय से हूं और मैं भी इन चीजों को सुनता हूं, तो मैं सबसे पहले तो ये चीज मानता हूं कि ईश्वर की कृपा किसी पे है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे जाएंगे। लेकिन अगर वो अपने रिजल्ट्स पर किसी भी तर्क या किसी भी विचार विनिमय को तैयार है तो हम उससे बात करना चाहते हैं। इसमें जो सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, आपको भी एक अनुभव है, लोग नहीं करते। अब उससे बड़ी बात यह है कि जो हम जैसे कहते हैं ना कि चाय, हम किसी भी स्पॉट पे इसका अगर पान करते हैं, अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो वी हैव ए टेस्ट जिसको हम एग्जामिन कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आपके सामने ज्यादा व्यक्ति वो आता है जो या तो बड़ा संशय में है क्योंकि जीवन में जिस तरीके से आगे बढ़ गया है, कई सारी गलतियां करके बढ़ गया है, या दूसरा आदमी बड़ा त्रस्त है, वो उस विषय के पूर्णता को नहीं जानता है। वो उसी तरीके से उस सिंदूर लिपटे हुए पत्थर पे जाता है जिसमें हनुमान जी का विश्वास करके आता है, तो वो भी आपको उस देवतुल्य देखता है। अब वहां पर आप प्रोफेशनली किस तरीके से उसमें अपने आप को सेटल कर रहे हैं, हर व्यक्ति जो किसी प्रोफेशन में है वो अपने प्रोफेशन को नहीं झुटला सकता, अपने आप को हमेशा परफेक्ट ही मानेगा। लेकिन हर ज्योतिष शास्त्री जानता है कि उसके सक्सेसफुल जितने भी फोरकास्टिंग है उसके बनिस्बत उसके फेल्यूर्स भी रहे, जिसकी बात कोई नहीं करता। तो हम यहाँ उस पर नहीं जाना चाह रहे, हम उस पर जाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने कहा कि मूलधारा एक है, मूलधारा की ब्रांचेस होती गई, हमें उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी की स्पेलिंग में, अंग्रेजी की स्पेलिंग में ही हमें विवादों को पैदा करते हुए लोगों को देखा जाता है,
जिसकी मूल चेतना हो, जिसमें सिग्निफिकेशन बड़ा अनिवार्य है, उससे ही कई सारे हमें पंथ और सारी चीजों को देखने को मिलता है। दिक्कत यह है कि जब हम क्रोनोलॉजी पे जाते हैं, और जो हमारा फ्रेमवर्क 2.0 में बड़ा तगड़ा प्रयास है, जिसमें समाज बड़ा बेनिफिट होने वाला है, कि कोई भी चीज जब सक्सेसिव ट्रांसफर में आती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में और ट्रांसफर में आती है, तो हमारे पास हमारा पिछला जो इतिहास है उसमें हमारे पास कई संकट हैं। हम इसे इतिहास के पन्नों में नहीं, हम बड़ा तगड़े तरीके से सुनते हैं कि हमारा ज्ञान भी नष्ट किया गया। अब जो चीज हमसे पास ऑन होती गई, उसमें जब हम फ्रेमवर्क 2.0 समझेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कहाँ किस तरीके के इन्वॉल्वमेंट से एडल्ट्रेशन की इसमें कोशिशें हुई है। लेकिन उसके बीच भी वो ग्रंथकार, अब जहां तक पारिजात को जब गंभीरतापूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप कुछ लेवल तक हो रहा सार पे जाएंगे, आपको समझ में आएगा। आप बीपीएचएस में जब जाएंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि जहां जातक के बारे में अगर इस प्रयोग की हम बात कर रहे हैं, तो इस इतिहास में जो हमारे तक चीज आई, जिसे हमने वेद काल की मानी, अब मजे की बात यह होती है कि हम ग्रीक या रोमन सिस्टम्स को एडॉप्ट करते हैं। यानी जब हमारा दृष्टिभ्रम होने शुरू हुए तो हमने चीजों को अडॉप्ट किया, क्योंकि हमारे पास उस समय ग्रंथों की रीराइटिंग की कंडीशंस बनी होंगी। ये जब आप फ्रेमवर्क 2.0 करेंगे आपको समझ में आएगा। अब अगर हम पाश्चात्य ज्योतिष में ईमानदार ज्योतिष जो ग्रीको रोमन स्पेशली उसको पढ़ते हैं, वो ग्रंथकार बड़े बेबाकी से सेकंड बीसी से लेकर दुनिया में अपने सक्सेसिव क्रोनोलॉजी पे बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, कि कब एस्ट्रोलॉजी नष्ट हुई, कब फिर से किस तरीके से रिशेप हुई, कहाँ जाकर के किन चीजों को छोड़ा गया। हाउस डिवीजन पे वो लोग बात करते हैं। स्पष्ट है कि हमारे यहाँ 3 तरीके के सिस्टम है। आप चौंक जाएंगे मेरी बात सुन के। जब क्रिया योग में मेरे ख्याल से कौशिक खुद भी जानते हैं कि जब एक हमारे गुरु हैं, उन्होंने लिखा है कि अयनांश का प्रयोग अलग अलग अयनांशों का अलग अलग चीजों के लिए होता है। हमारे यहाँ चीज मजाक की हो जाती है, लेकिन हेलेनिस्टिक को भी अगर हम देखने जाते हैं तो उसमें स्पष्ट है। एक बड़े अच्छे राइटर हैं जिनको मैंने काफी पढ़ा है, तो उसमें वो लिखते हैं स्पष्ट कि हमने 3 तरीके के भाव को, ये जो हाउस डिविजन्स हैं जिनको वो सेक्टर्स कहते हैं, प्लेसेस कहते हैं, तो उसमें उन्होंने इक्वल हाउस, इक्वल साइन और क्वाड्रेंट सिस्टम तीनों को अडॉप्ट किया उन्होंने। उसमें वहां वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इसमें एक सिस्टम को हमने रेगुलर के लिए लिया है, 2 को हमने आयुर्दाय के लिए लिया है। अब यहाँ पर अगर हम हाउस डिवीजन की बात करते हैं कि भाव चलित हमारा आ गया, इक्वल हाउस पे आ गया, सेमी प्लेसिडस आ गया, श्रीपति आ गया, अरे हर चीज के कहीं ना कहीं मायने हैं, लेकिन वो किस धारा से कहाँ से जुड़ी है उस पर थोड़ा विचार है। और किसी भी चीज को जब हम नॉर्मलाइज करते हैं, सॉफ्टवेयर भी एस्ट्रोलॉजी जैसा कोड है, और सॉफ्टवेयर में भी जब डाटाबेस डिजाइनिंग होती है बेसिकली तो नॉर्मलाइज चीजें की जाती है कि चीजों को कितना उलझी है, उनको कितना सामान्य करके अलग अलग कंपार्टमेंट में उनको अलग अलग जगह स्टोर कर दो, वहां से अपने फेचिंग करें हम, जिसमें हमारे जो सूत्र हैं उनमें बेसिकली सूत्र ने फेचिंग सिस्टम सिखाया है कि भैया ये चीज जब डिराइव कर रहे हो तो ये किस किस जगह से डाटा लेके आप आगे आ जाओ। उसी के लिए चाहे हमारे डिविजन्स रहे हो, चाहे कुछ भी रहो हमारा। यानी अभी तो बात स्टैटिक पे है कि अभी तो हम जो D1 नाम से जो लग्न कुंडली ही देख रहे हैं, अभी तो हम उस पर उलझे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही क्यों, क्योंकि जो भी प्राप्त हमारे पास में है किसी भी ग्रंथ से, किसी भी काल में आया है, एक मूल चेतना हमको मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं उन ग्रंथकारों की ईमानदारी, कि जिन्होंने उन परिस्थितियों में, आपको मालूम है कि हमारे आक्रांता किस तरीके के रहे, हमारे यहाँ क्या क्या नहीं हुआ। जब सारनाथ को जलाया गया, सोमनाथ हमारा गया, हिमालय हमारा आज भी इंडस्ड है। क्यों पूज्य नीम करौली बाबा के पास अमेरिका से सबसे बड़े लोग आए? क्यों अमेरिका में ही जाकर के हमारे सबसे प्रसिद्ध जो कुछ 200-300 साल के जो महापुरुष हुए हैं आध्यात्मिक, वो अमेरिका से इंडिया वापस क्यों स्वीकारे गए? प्रश्न बहुत सारे हैं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर 2000 साल में जो भी हमारे पास है भाई, उसकी मूल अवधारणा में अगर कहीं सिंकिंग मिलती है तो हम उन्हीं चीजों को समझ करके वो ग्रंथों में जो स्कीमेटिक किया गया है, जो प्रोग्राम या सूत्र लिखे गए, उनसे एक ऑब्जेक्ट को हम समझने का प्रयास करें। और वो काम बड़ा आसान सा है।
उसमें कठिनाई नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमारा वर्ग ज्योतिष में छेड़छाड़ है, जो भी ग्रंथकारों ने स्पष्ट किया है, लेकिन वर्ग ज्योतिष भी कन्वेक्शन टूल है। वर्ग ज्योतिष से पहले भी हमारे पास में D1 है, जिसमें हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को लेकर के सिर्फ कन्वेक्शंस के लिए आगे बढ़ते हैं। अब रही बात कि इसमें जो नए नए तरीके के साधन संसाधन आ गए, भाई साधन संसाधन में हमें इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि आप जिस चीज को निभा रहे हैं उसको निभाने में अगर आप उसके रूट तक जा पाए, हर चीज को क्वेश्चन कर पाए, और आपको लगता है स्वीकार्योक्ता में कि हाँ ये चीज परफेक्ट है, तो वो आपके लिए अद्भुत है। लेकिन अगर इतना ही शास्त्र में हम शर्तिया होते तो एक अमेरिका ने बड़े खराब आदमी पे, क्योंकि सोशल मीडिया की कुछ भाषाओं में हमारी शिष्टता होती है, अरबों खरबों का इनाम लिखा था। तो क्यों नहीं हम भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर के कलेक्टिवली ज्योतिष शास्त्र को जिंदा करने के लिए वो काम कर देते। आज भी छोटे छोटे जगहों पर बिना पढ़े लिखे लोग गंदे वस्त्रों में अद्भुत शास्त्र का पठन पाठन करते हैं, अच्छे फोरकास्ट करते हैं। हमारी जिद फोरकास्टिंग पे नहीं है, हमारी जिद फोरकास्टिंग पे उस जगह पर है कि अगर हमने 5 या 6 टूल को लेकर के भी एक सिस्टम डेवलप कर लिया, तो सिस्टम में भी दृष्टि भ्रम जो है वो है। अगर वो नहीं होता तो हम उस पर कई सारी बातें कर सकते हैं कि अगर 4-5 टूल से ही कोई शास्त्र डेवलप हो सकता था, तो इतनी हजारों साल की यात्राओं में आप ग्रीको रोमन स्कॉलर्स के नाम देखिए ना। टॉलमी जिन्होंने आके मेट्रोलॉजी को स्थापित कर दिया था, सिग्निफिकेशन में मौन हो गए थे। उसके पूर्व के लोग थे, सिग्निफिकेशंस पे थे। अरे हमारे सबसे प्रचलित ग्रंथ एक राजा के द्वारा लिखा गया, जिसमें आप शुरुआती पन्नों में ही आप 3 तरीके के वर्गों को देख लेंगे, जो वर्ग हमारे लिए बहुत प्रचलित भी नहीं है। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि शास्त्र में जो भी होता या हुआ है, उन पर किसी पर जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन उन्होंने उसकी मूल चेतना को कहीं ना कहीं जिंदा रख के आगे बढ़ा दिया। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि अगर हम हमारी हेरिटेज या हमारे रूट्स पर, हमारे ज्ञान पर विश्वास करते हैं, शून्य का आविष्कार यहाँ हुआ, ब्रह्मगुप्त यहाँ थे, आर्यभट्ट यहाँ थे, और हमारे गुरुदेव झा साहब कहते भी हैं कि ये लोगों को कभी ज्योतिष शास्त्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। और सबसे अंतिम बात मैं यहाँ यह कहूंगा कि जो लंगोटीधारी ऋषि मुनियों ने, लंगोटीधारी यूज कर रहा हूँ वर्ड, क्योंकि राजऋषि ब्रह्म ऋषि की बात है, ब्रह्म ऋषि की बात कर रहा हूँ। हमारी भी पिंडायु और ब्रह्मायु में फर्क होता है। हमारी ऊपर से सांसें आती हैं, प्राणायाम से उसे बढ़ा करके योगी इस सोलर क्लॉक में लंबा जी लेते हैं, ये हमारे ही रहस्य है ना। लेकिन हम अगर उन ग्रंथों की सीमाओं को ना ध्यान देते हुए उनके अंदर के मूल तत्व मर्म को समझेंगे, तो हमें उन ग्रंथकारों की जो आतताइयों द्वारा उन्हें जो कष्ट दिए गए, उनकी पीड़ाएं आपको भी नजर आएंगी जब इन क्रोनोलॉजी में हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। वहीं पाश्चात्य ईमानदार थे, उन्होंने जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है जो पाश्चात्य देशों का है, उसमें फेट और फॉर्चून को तो माना भी नहीं गया था, लेकिन आज एस्ट्रोलॉजी वहां पनप रही है। तो वो अपने ऊपर हुए हर आघात को स्वीकारते हुए नॉलेज ट्रांसफर को बहुत प्रॉपरली करते रहे और उसमें इंगित करते रहे कि भाई ये हमारी चीज में ये यहाँ चीज छूट गई थी, वो वहां नहीं थी। आप हैरान रह जाएंगे कि 40-40, 30-30 हिस्टोरिकल हॉरोस्कोप के ऊपर उन ग्रंथों ने किसी भी सिस्टम को मान्यता दी है। और हमारे यहाँ नाड़ी शास्त्र जैसा, जिसे किस सिग्निफिकेशन के रूप में, अदर रूप में बेचा जाता है, मेरा मानना यह है कि ये शास्त्र स्नैपशॉट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिनमें गुणता है जीवन की, चाहे मेडिकल प्रोफेशनल्स हो, चाहे हमारे स्पेस साइंटिस्ट हो। मैं मानता हूं कि मनुष्य सबसे जटिल प्रक्रिया है इस सृष्टि की, और ब्रह्मांड उससे भी ज्यादा जटिल है। तो स्पेस साइंटिस्ट और मेडिकल प्रोफेशन के सबसे बड़े लोग, वो भी 5-6 सिस्टम डेवलप करके बड़े नहीं बन गए, वो आज तक इसमें लगे हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र भी इन दोनों सीमाओं को जोड़ता है, उस ब्रह्मांड को और इस जगत की सबसे विचित्र वस्तु मनुष्य को। हमें थोड़ा सा ईमानदार होना पड़ेगा। ईश्वर कृपा है, हम अच्छी फोरकास्ट कर रहे हैं,
किसके लिए कर रहे हैं, वो जो लाचार है, तो उसके सामने हम उस ईश्वर के शास्त्र को लाचार ना करें, उसे सम्मान पूर्वक समझने का प्रयास करें। हो सकता है 2 सूत्रों पे आपका जीवन चल जाए और आप बड़े फोरकास्टर बन जाए। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही क्यों? क्योंकि ये नाम जो आया है ये श्रुति के थ्रू आया है। हम और आप भी सुन के सीखे हैं, पढ़ के सीख रहे हैं, जो नया तरीके का श्रुति है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज में अगली जो पीढ़ियां आए, तो जिस ईमानदारी को पाश्चात्य ज्योतिषों ने जिया है, हम एक परंपरा इस देश में भी शुरू करें जो उत्तर दक्षिण के भेद में ना हो, जो उन मूल तत्वों में बात करता हो। अब मंगल के ऊपर बात आती है कि मंगल हस्बैंड का कारक होता है। ये इम्पैक्ट्स जो है देशकाल परिस्थिति के हैं। प्रथम तो ये है कि जब अर्धनारीश्वर की परिकल्पना हम करते हैं, उसके पश्चात जब वैल्यूज की करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की करते हैं, तो गुरु तो इन्वॉल्व होता ही है ना। लेकिन जब हम बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आके विवाहों को देखने लगे, जहाँ धर्म और जो मोक्ष है वो विलुप्त हो गया, और कुछ समाज ऐसे हैं कि जहाँ कजिन्स में शादी हो जाती है, तो मंगल वहां क्यों ना आएगा, ब्लड रिलेशन वहां क्यों ना आएगा। तो ये चीज को हम स्वीकार लेंगे, इस चीज को हम समझ लेंगे, लेकिन मूल चेतना को धारण करके हम आगे बढ़ते रहेंगे कि वो विवाह जिसमें शुद्धि, जिसमें इन चारों पैरामीटर्स को अगर जुपिटेरियन, क्योंकि सूर्य के बाद गुरु का ही तो महत्व आ जाता है। तो हमारा कहना यह है कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है, ना करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम बिल्कुल उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर बिल्कुल जमीन से सट करके उस इनर्शिया को लेकर के और शास्त्र के मूल को, क्योंकि शास्त्र भारी हो गया है, ग्रंथ मौन हो गए हैं, उस दबाव में हमें दबना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा कि आप तो अपनी मूल बात हमें कहो, और उससे हम आगे बढ़ जाएंगे। और आप विश्वास मानिए, सप्त चक्रा कोर्सेज में ये सातों जो हमारे स्तर हैं, ये उसी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का तरीका है, लेकिन मूल आधार से। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमने अभी जो 12 ग्रंथ सामने रखे हैं, उसका अधिकांश एक प्रारंभिक नोवाइस जो विद्यार्थी है वो भी उसे समझ जाएगा, लेकिन उसकी शास्त्रीय जी एक प्रश्न मेरा है मैं बेसिकली मतलब जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी शुरू की है, आपको मेरा पुराना पता भी है कि मेरे मतलब चंबा रीजन से, मतलब जो हिमाचल रीजन से मतलब मेरा कनेक्शन रहा है, तो ज्योतिषों का परिवार रहा है हमारा। देखिए, मैं एक चीज पे मतलब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो मूल ग्रंथ हैं, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम बेसिक सिद्धांत तो लोगों को आगे मतलब आप समझा रहे हो, समझाओगे, पर इसका जो आज के टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए एरियाज में, सिग्निफिकेंस में, कारकत्व में जिसको बोल सकते हैं, उसमें आप क्या करने जा रहे हो? मतलब बहुत जैसे मैं एक सदा अपनी एग्जांपल एक जरूर देता हूं कि मेरे पास मान लो कि आज की डेट में ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर हमने एक कुंडली देखी है, किसी बच्चे की कुंडली देखी है, उसका मेडिसिन में या जिसको बोलते हैं शल्य चिकित्सा में या मतलब इनमें जाने के चांसेस हैं, पर आज की डेट में पुराने टाइम पे जो आज से 100-200 साल पहले, ज्यादा से ज्यादा 100 साल पहले, तो डॉक्टर्स का मतलब था कि डॉक्टर्स, जनरल फिजिशियन, सर्जन, उसके बाद में आगे आपकी रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, उससे आगे रेडियोथेरेपी, फिर गायनेकोलॉजी में अलग अलग सिस्टम, एनेस्थीसिया, ये सब कुछ नहीं आए थे। कि क्या आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उन चीजों के साथ जो आज का टाइम है, उन चीजों के साथ को रिलेट करने की कोई कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर आप जो भी कर रहे हैं, मतलब फैंटास्टिक आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया, पर मेरी एफर्ट भी रहेगी और सजेशन भी रहेगा कि ये करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साथ में बन जाएगा आपका, क्योंकि पुराना बेस तो आपने देना ही देना है, जो भूल गए हैं लोग वो तो देना ही है, वो तो मतलब वो तो आपका बेसिक मूल मंत्र है, पर उसके साथ में ऊपर से जो टॉपिंग होती है ना, केक के ऊपर टॉपिंग होती है, वो करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। तो उसके बारे में क्या विचार है आपका? मेरे ख्याल से हर्ष भाई सीधा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर मांग रहे हैं, जो मैं भी सोच रहा था कि क्या हमारे इस थॉट प्रोसेस से जो हम
प्रोसेस से बाहर जाएंगे तो क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि पीपल्स आर आस्किंग फॉर द रिजल्ट ओरिएंटेड? देखिए, रिजल्ट तो सर्टेनिटी है, और रिजल्ट हमारे शास्त्र में तो मुहूर्त से है, उससे परफेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड कोई हमारे पास में टूल नहीं है। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि बेसिक एलिमेंट और उसका देशकाल की परिस्थिति में हम पिछला भी जगह देखें तो वही निर्माण हुआ है। हमारे पास में 7+2 9 ग्रह हैं, 12 घर हैं, और राशियों को अगर आप समझना शुरू कर दें तो आपके पास में और थोड़ा सा एडवांसमेंट हो जाता है। लेकिन हमारा जो लेवल 3 पैटर्न है कोर्स का, जिसमें हम फोर्स फील्ड कहते हैं, देखिए निश्चित ही जो हमारे यहाँ जैसे दशाओं की बात करें, आयुर्दाय दशाओं की, अब हमारे यहाँ मृत्यु दर कम हो गई है, तो वो एरिया हमारे यहाँ वर्किंग का हो गया है। दूसरी बात हुई कि एजुकेशन हमारे यहाँ इतनी मतलब फैंटेसीज उसमें आ गई हैं, उसके बाद में एक आदमी 3-3 प्रोफेशन कर रहा है कंसल्टेंट बन करके। तो ये सारी चीजों को आपको उन फोर्स फील्ड से, उन इम्पैक्ट से समझना पड़ेगा। वो इसलिए समझना पड़ेगा कि 100 साल पहले तक तो हमारे पास ये बातें नहीं थी। अब जैसे मैं कहूँ आपको कि सबसे बड़ी एग्जांपल तो आपकी है, सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी भी है, मैरीन इंजीनियर होके, फिर बाद में शेयर मार्केट एनालिस्ट होके, और एस्ट्रोलॉजी के बारे में ट्रेनर होके, मतलब तो आपका चार्ट भी मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें, मतलब दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब यही मैं पूछने वाला था कि क्या हमारा शास्त्र कंफ्यूजन है कि हमारा आज का परिस्थिति कंफ्यूजन है? ये देशकाल परिस्थितियां चीजों को निर्मित करती हैं कि हम आय भाव के लिए कितने टूल्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी मजबूरी हो गई है। अब मजबूरी में जैसे मैं कहूँ आपको कि एक मैन्युफैक्चरर किसी भी चीज को आज दे रहा है तो आपके पास में अमेजॉन से वो चीज चल के आ रही है, तो अमेजॉन की हॉरोस्कोप निकालेंगे तो अमेजॉन के बारे में क्या हमें मालूम पड़ेगा, या उससे जुड़े लोगों को कि भाई आपका प्रोफेशन फिजिकल की जगह वर्चुअल वर्ल्ड में होगा। जैसे हम एक बड़े देश के विद्वान है, सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया है, उनकी अमेरिकन क्लासेस को अगर हम सुनते हैं तो वो एक तरीके से जेमिनी सिस्टम से वो सिखाते थे कि आपके वर्क ऑफिस का एनवायरनमेंट क्या होगा, कि अगर एक्स प्लेनेट है, वार्म प्लेनेट है, तो आप आउटडोर में काम करेंगे, एयर कंडीशन काम करेंगे। यस, एक जगह है, लेकिन हम जिस तरीके से मेटा में जा रहे हैं तो हो सकता है हम बहुत काम वर्चुअली कर रहे हो, तब क्या हम राहु को ही डोमिनेट करते रहेंगे? ये चीजों को जानने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि हम पहले तो अपने आप को अनलर्न कर लें और हम उस रूट पे पहुंच जाएं। उस रूट पे पहुंचने के बाद में हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग से इनको ऐड कर लेंगे 100%। क्योंकि जैसे मैं कहूं कि सप्तम में अगर तुला में सूर्य मंगल है तो इनके इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन इनके सिग्निफिकेशन के फोर्स फील्ड यहाँ मिलेंगे, वो रिजल्ट देने को तैयार होंगे। तो ये जो टेंडेंसीज आपको मिलती रहेंगी, उसमें फ्रूट कहाँ जाएगा, ये अभी की सबसे बड़ी चुनौती है जो आपने विषय उठाया है। ये ज्योतिष जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इस पूरे कोर्स के नीचे एक टैगलाइन डाली है जो आपकी बात को ही दोहराती है, फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी टू सब्जेक्टिविटी। यानी ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि हमें बहुत सीखने वाले को भी अर्थ नहीं है और जिसको जरूरत उसको भी नहीं है, हमें तो रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट पे भी हमें प्रोबेबिलिस्टिक मैनर पे आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन जब सब्जेक्टिविटी की बात होगी, जहां हम इसका बहुत हायर तरीके से इसका रिस्पेक्ट करते हुए आगे जाना चाहेंगे, तो बीच में चौथे लेवल पे किताबों का एक बैरियर है, क्योंकि बुकिश नॉलेज की बड़ी इंसल्ट है हिंदुस्तान में, बाहर गंभीरता से पढ़ता है आदमी, तो वहाँ किताबों से ऋषियों की कॉन्शियसनेस को समझ करके फिर आप जर्नी शुरू करते हैं। वो आपकी डायनामिक्स की है, जिसमें हम दशाएं और ट्रांजिट लेके आते हैं, और अंतिम जो स्तर है उसमें सीधे गुरुदेव यूके झा सर के अंडर में आपका रिसर्च होता है। तो यस, ऑब्जेक्टिविटी है। उस ऑब्जेक्टिविटी को भी अगर आप कहेंगे कि, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक, मैं जानता हूं कई लोगों को, अभी एक बड़े टेलीकॉम के वो टॉप बॉस भी हैं। आपने अभी ऑब्जेक्टिविटी से सब्जेक्टिविटी की बात की, मैं हर्ष भाई की बात को आगे समझने की कोशिश करता हूँ, वो बोल नहीं पा रहे कि जो न्यू डिविजन्स ऑफ नया जो भी शास्त्र आया है वो प्रेजेंट विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड या मतलब 15 मिनट के अंदर हम लोग उस फॉर्म में पहुंच जाते हैं जहां पर रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन में पहुंच जाते हैं। देखिए, हमने लेवल वन में हमने 10 मिनट में आंसर्स आए, या 10 मिनट में हम बुक्स को सोचते रहे कि कौन से बुक्स में आंसर्स आए? नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि पहली बात, लेवल 1 में हमने 90 सेकंड डाला हुआ है। हमारा जो लेवल 1 कोर्स है उसमें ये 5 टूल वाले सिस्टम को अगर हम छोड़ दें, वो भी कैसे आया वो भी डिस्कशंस करेंगे हम,
लेकिन पहले ही लेवल की फर्स्ट क्लू इन 90 सेकेंड्स। देखिए बहुत बेसिक बात है कि जो टूल्स हैं वो सारे ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बुने हुए हैं। कहीं सप्तमेश को गुलिक से कर दिया, कहीं मांदी से कर दिया, तो कहीं उसमें क्रूर सत्यांश में कर दिया। ये टूल्स में हमें देखना है कि भाई ये ग्रंथकार ने टूल सिस्टम क्या क्या लिए हैं। आप अपना टूल सिस्टम बनाए ना, किसने आपको मना किया है? आप अपना टूल सिस्टम बनाए, लेकिन उस टूल को जब आप रख रहे हो तो आपके पास एक ईमानदारी हो कि आप उसमें उसके यूज के लिए क्लियर हो। ऐसा ना हो कि हमने ब्लाइंडली एक काम कर दिया कि जब हम यहाँ असफल हुए तो हमको बीटीआर करना पड़ेगा, या और असफल हुए तो हम एक आगे के डिवीजन में जैसे एसएल और एसएसएल की कड़ियों में दिया जाता है। भाई एक टूल पर आप रुकें, क्योंकि जितनी भी सिस्टम डिजाइनिंग होती है, मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट, बैक टेस्टिंग होती है, ड्रॉडाउन्स होते हैं, उसमें कोई भी सिस्टम 100% नहीं हो सकता है, ना आपका हो सकता ना हमारा हो सकता। लेकिन हम एक सिस्टम पर जिम्मेदार हो सकते हैं, और उस जिम्मेदारी में हम अपनी बात को रखने के पीछे लॉजिकल है। जैसे आपने पूछा कि अगर नया प्रयोग है, फलाना है, ढिकाना है, तो मैं आपसे ये पहले ही बात पूछना चाहूंगा कि अगर हम मैरिज पर ही बात कर रहे हैं, तो मैरिज पर हमारे पास तो बहुत एडवांस टूल है जो कम समय में बात कर लेते हैं, लेकिन हमने अपने आप को उस तरीके से डेवलप नहीं किया है, क्योंकि किसी भी किताब के मूल में बहुत कम पन्ने होते हैं। अगर आप 400 पेज की भी किसी शास्त्र को पढ़ रहे हैं, 2 या 2.5 पेज में उसका मूल आप निकाल के बैठ जाएंगे आसानी से, उसी का आप जी। मैरिज टूल जितने भी मैंने देखे हैं ना, दे आर अटरली फेलियर्स बेसिकली। मेरे हिसाब से आज की डेट में जितने भी आप कोर्ट केसेस देखते हो, 27 गुण मिले होते हैं, और जो गुण मिले होते हैं, गुण मिला के वो मिलान कर देते हैं। दे नेवर चेक फोर्थ हाउस, आत्मा का क्या सिचुएशन है, उसका बेसिक नेचर का क्या सिस्टम है, उसका कोई आंशिक डिवोर्स योग या डिवोर्स योग बन रहा है, हॉरोस्कोप में बन रहा है, उनका दशा का क्या सिस्टम है। मैरिज मेकिंग मेरे हिसाब से इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैरिज मेकिंग, दो आदमियों को मिलाना, दो एनर्जीज का मतलब उसको कंबाइन करना, वो मतलब जो हमारे मतलब पंजाबी में बोलते हैं ना कि हिल जाता, टांगे कांपनी शुरू हो जाती कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्योंकि दो एनर्जीज को आप मतलब एक को स्कैन करना, दूसरे को स्कैन करना, फिर उनका फ्यूचर देखना है। यहाँ पे क्या होता है कि बस गुण मिलाए, मंगल दोष नहीं है, चलो जी आगे करो। अरे मतलब आप कोर्ट में जाके देखो ना, मेरे कितने दोस्त वकील हैं, उनसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछो तो देखो 26 गुण मिले, 27 गुण मिले, कहीं से पे 28 गुण मिले। ग्रह मैत्री, कोई भकुट दोष नहीं, कोई मतलब वो नहीं। अगर हम साउथ इंडियन सिस्टम और आगे चले जाएं, मतलब साउथ इंडियन सिस्टम नक्षत्र बेस्ड हम भी कर ले, वहां पे भी अगर परसेंटेज लगाएं तो 85% मैचिंग चल रही है, तब भी डिवोर्स हो रहे हैं। आप आत्मा चेक नहीं कर रहे, फोर्थ हाउस नहीं चेक कर रहे, आप सुख स्थान चेक नहीं कर रहे, आप पता नहीं क्या क्या चल रहा है मतलब। पर ये इनिशिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं ऐड करना चाहूंगा, आपने जो जवाब दिया ना, इस जवाब में पूरी आज की बातचीत का आपने निचोड़ दे दिया है। हर्ष भाई से मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस बात से कि जब से ये सॉफ्टवेयर आए हैं, आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, हाँ हर्ष भाई विश्वास नहीं करेंगे कि लड़का लड़की खुद अपने एस्ट्रोसेट से अपना गुण मिला के बोलते थे कि मेरा हो गया है ना। ये जो बात है ना, इसमें सारे जवाब आप लोगों ने खुद दे दिए हैं। कि पहली चीज ये है कि मैं टूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ या प्रोसेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में प्रोबेबिलिस्टिक और सर्टेनिटी की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो मैंने अभी प्रश्न कहीं लिखा भी था, उसका एक अलग आयाम से बात करता हूँ कि भगवान श्री राम, जिनका खुद का हॉरोस्कोप है, काफी लोग डिस्कशंस करते हैं और बड़े दिव्य ज्ञानी वहां थे, सारे थे, क्या उनकी हॉरोस्कोप मैच नहीं हुई होगी? देखिए, ये लाइफ में कुछ ना कुछ आपके लिए बधा है जिसे आपको भोगना पड़ेगा। अब मैं जैसे पूछता हूं आपसे कि नाड़ी ग्रंथों पर आपके नॉर्थ में भी है, पंजाब में भी है, कि जब आपके पिछले जन्म के नाम, अगले जन्म के नाम लिखे होते हैं, वहां पे कई लोग जाते हैं जो बताते हैं, तो जब लाइफ इतनी सर्टेन है तो हम यहाँ पर किस एक्शन के लिए, किस ड्रामे के लिए आए? अगर इतना सब कुछ सर्टेन है। इसमें एक मैं चीज ऐड करना चाहता हूँ। मेरा वो वहां पे पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है।
पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। हाँ, पुराने जन्म में वो नाड़ी शास्त्र वहां पे बैठे हुए, वहां पे लोगों का नाम भी बताते हैं कि 5 आदमी यहाँ पे, जब आप ये ताम्रपत्र मतलब यो मतलब पत्र है, ताड़पत्र मतलब देख रहे होगे, जब आप आओगे तो 4 ये वाले नाम के बंदे भी साथ में बैठे होंगे, और उनका नाम पूछ के देखा तो उनका नाम सेम था। बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि जब फ्यूचरिस्टिक चीजें आती हैं, मतलब कहीं पे वहां पे कुछ कमी रह गई थी, जैसे मतलब एक पैटर्न बताया जाता है, पैटर्न बताया जाता है कि आपकी लाइफ के इस पैटर्न में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे होगा, ये प्रोफेशन होगा। प्रोफेशन वैसा नहीं होता, या फिर वो पैटर्न वो निकल के नहीं आता। मतलब कहीं पे वहां पे जो सक्सेस रेट आता है ना, समटाइम्स नामों का आ जाता है, पर सक्सेस रेट अगर फ्यूचर का लगा के चलो तो वो आता है जाके राउंड अबाउट 15%, 20%। तो उसको मैं मतलब चाहे आप भृगु शास्त्र की बात कर रहे हो ना, भृगु नंदी नाड़ी की बात कर रहे हो, तो वो मेरे को ना बड़ी कंफ्यूजन है उस पे, और डाउट भी है, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को डाउट है वहां। तो प्रश्न यही है कि अब जब सर्टेनिटी की जगह अगर किसी हॉरोस्कोप में लिखी है, कुछ भोग लिखा है, और ईश्वर इतना आसानी से तो डिकोड आपका होने नहीं देगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्री को यह भी मर्यादा होनी चाहिए कि कोई घटना उसके थ्रू उस काल के हिसाब से एक्सप्लोर होने वाली भी कि नहीं, क्योंकि भगवान ने छुपाया है सब कुछ। यही तो चीज है जो कल छुपाया है, जिसे हम खोल रहे हैं। लेकिन अब मुद्दा यही आता है कि जब मैरिज फेल हो रही है, जो भी हो रहा हो, बॉडी में इम्बैलेंस है, हम उस पर नहीं जाना है, हमें शास्त्रोक्त जाना है। शास्त्रोक्त मतलब प्राकृतिक, हमें अप्राकृतिक नहीं जाना है। अप्राकृतिक हमें नहीं जाना है, हम डिवाइन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, डिवाइन रूल्स की बात कर रहे हैं, डिवाइन लिविंग की बात कर रहे हैं। तो हम उसके तहत इतने कॉम्प्लिकेशंस की जगह बहुत बेसिक टूल से 99.9% ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यस, इनकी मैरिज में हार्मोनी नहीं होगी। सोल जर्नी है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन ये आप जान रहे हैं कि अगर किसी की हॉरोस्कोप में अगर कष्ट लिखा है तो हम उस कष्ट को या तो देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो तो उसे भोगना है। अब उसका रेमेडियल पार्ट है, ये अलग एक प्रासंगिक प्रश्न है जिस पे कभी चर्चाएं लोग करते रहते हैं, लेकिन हम उतना कॉम्प्लिकेशन पे जा रहे हैं, हम उस सिंप्लीफिकेशन पे जा रहे हैं कि जितनी भी वैरायटीज डेवलप हो गई हैं वो इसलिए डेवलप हो गई हैं कि अब जिस घर में बहुत व्यवस्थित खाना ना बनता हो, वहां जो पैक्ड फूड आएगा ही आएगा। एस्ट्रोलॉजी में भी जो पैकेजिंग आ गई है, उसकी जगह हम अपना होममेड जो हमारे फूड है, एक हार्मोनियस हमारे अंदर जो सिस्टम है जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और किस लिए? प्रोफेशनल दबाव के लिए नहीं, अपनी जय जयकार के लिए नहीं, उस ईश्वर पे विश्वास रखते हुए, उस ईश्वर पे विश्वास रखते हुए हम उतनी जगह जाने के प्रयास करेंगे कि जिसमें हमें काफी चीजें रिकॉर्ड हो जाए। रही बात की इसमें जो एडवांसमेंट है, यस 100% यू हैव स्पेस, 100%, अगर ऊपर वाले की ब्लेसिंग है आपकी। देखिए, जितने भी ग्रंथकारों ने जो भी सिस्टम बनाए हो, सही है गलत है, हम उस पर चर्चा करना नहीं चाहते, लेकिन वो ऊपर वाले की एक किरण उनमें थी कि जिसमें वो शास्त्र में वो आगे बढ़े, और उनके द्वारा जो लिखा गया था उसमें वो कितना सही किए गलत किए, ये उनके और ईश्वर के बीच का मामला है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हम हाइब्रिड प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, आज भी हाइब्रिड में यही बात होती है ना कि हाइब्रिड इज नॉट दैट मच नरिशिंग जैसा प्राकृतिक फूड है। एस्ट्रोलॉजी के प्राकृतिक स्वरूप को, प्राकृतिक जो उसका कैरेक्टर था, उस पर हम जितना जल्दी जाएंगे उतना इन टूल्स को भी समझ जाएंगे। क्योंकि बात यह है कि कुछ चीजों को हमें ईमानदारी से स्वीकारना पड़ेगा। प्रोफेशंस की बात है तो मैं अगले 2 साल बाद का चैलेंज दे दे रहा हूं कि जब हम एक वर्ल्ड में होंगे कि जहां हम वर्चुअली बहुत काम कर रहे होंगे। अब जब इस चीज को हम देखेंगे तो ये संहिता खंड से आपको स्पष्ट मिल जाएगा कि इल्यूजन्स क्यों हावी होते जा रहे हैं। तो क्या आप बोलोगे कि लोगों की कुंडली के तीसरे भाव शॉर्ट जर्नी खराब हो गए इसलिए घर बैठ के काम कर रहे हैं? वी आर नॉट गॉड। देशकाल परिस्थिति है, उसमें जिस तरीके की स्थिति का निर्माण होगा हमें उसे स्वीकार करके, सूरज हमारा वैसे ही दिखता रहेगा, चंद्रमा हमारा वैसे ही 15 दिन में ऊपर नीचे आता रहेगा, बुध हमारा वैसे ही चलता रहेगा। तो ये जब ग्रह हैं जिनको कहा गया वो ग्रह इसलिए दर्जा दिया गया कि वो नियमन में एक नियम के तहत बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी को भी नियम के तहत जब हम प्रयोग करेंगे
और जितना सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर है उनको ये मेरा खुला चैलेंज है। भगवान गणेश का नाम खूब लिया जाता है आजकल एक आधुनिक पद्धति में, अरे आगे आए और अपने फेल्यूअर्स की भी बात तो करें, क्योंकि अगर ये 4-5 रूल से अगर एस्ट्रोलॉजी देखी जाती होती ना, तो शायद इतनी व्यापकता का ये विश्व नहीं होता, इतना शास्त्रों की जर्नी नहीं होती। लेकिन आप में एक बात हो सकती है, उस ईश्वर की आप पे इतनी बड़ी कृपा हो सकती है कि आप अगर किसी को धूल भी दे दें तो वो उसके लिए दवाई का काम करेगी। तो ये आपके अच्छे कर्म हैं और ईश्वर की आप पे कृपा है, उसको हम प्रणाम करेंगे कि हाँ ईश्वर की कृपा आप पे है। लेकिन जब आप किसी डिस्कशंस में आएंगे, जैसे हमारा अभी पूरी सेकंड चर्चा का जो उद्देश्य था कि हम जो फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहे, हम रूट की बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज कहां से लेके उठी है अपने आप को। जैसे सूर्य को हम कभी ठंडा ग्रह नहीं बोल सकते, तो हम तत्व ज्योतिष की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन हम एलिमेंटल एक जगह पहुंच जाए कि जहां से हम, और ये चीजें 100% कोर्सेज में हैं और निश्चित ही एक अच्छी विकास यात्रा देखने को मिलेगी, क्योंकि वो हमारी यात्रा भी है, वो हमारे से जुड़ने वालों की भी यात्रा है जो उसमें जुड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से एक बड़े कठिन और व्यापक विषय को हम तीनों बंधुओं ने परस्पर चर्चा करके सुलझाने का प्रयास किया और इस पर हम बातें करते रहेंगे। लेकिन हमारा यहाँ सिर्फ कहना ये है कि जो जिनके पास है वो उनके पास है, जो हमारे पास है उसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग ना करके हम रूट से वापस ऊपर जाने का प्रयास करेंगे और जिससे कुंडली को देखने का आयाम बदलेगा। जी, एक क्वेश्चन मतलब है, आजकल स्टूडेंट्स आर इन वेरी मच प्रॉब्लम, दुविधा में है, स्टूडेंट्स बहुत दुविधा में है। मैंने फेसबुक पे बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे देखा है, नमाज कुंडली को मतलब ऐसे कुंडली लेके चलते हैं, या वर्ग चार्ट को किसी को वो ऐसे कुंडली लेके चलते हैं, या फिर कुछ और नई थ्योरी डाल देते हैं जो शास्त्रों में कहीं पे उल्लेख नहीं है। और आप D1 से बस उसकी डिग्निटी देख के या तत्व देख के, तत्व मतलब जैसे मतलब आप चरण मन में, मतलब नक्षत्र के चरण मन में एक प्लैनेट बैठा हुआ है तो अग्नि तत्व में चला जाएगा, तो वो तत्व देख के या उसका लॉर्ड, तत्व का लॉर्ड कहाँ पे D1 में बैठा हुआ है, आप बड़े आराम से उस चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये दुविधा है ना जो छप, कई बार मेरे को सुनने को आता है 90% ऑफ पीपल दे से कि भाई साहब मतलब 35 शादी के बाद नमाज कुंडली चलेगी, D9 चार्ट ऐसे है। अरे मतलब इतनी दुविधा, इतनी कंफ्यूजन कि रोज उनको एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब इतनी दुविधा। या तो बेसिक पढ़ा नहीं है लोगों ने, मतलब बेसिक ही, इस पे चर्चा कीजिए आप थोड़ा सी। देखिए मेरा जो पूरा मानना है कि हर व्यक्ति अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो जितना शॉर्ट साइडेड होकर के इसमें आ रहे हैं और इसमें उनका भी दोष नहीं है। जिस तरीके से देश के जो टॉप मोस्ट मेडिकल संस्थान हैं उनमें एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई होती है और उनके द्वारा कराई जाती है जो वाकई विद्वान होते हैं, और कई सारी जगहों पर उन चीज़ों को एग्जामिन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है कि आज आप हनुमान मंदिर की रैंकिंग नहीं कर सकते अदर देन चढ़ावा, क्योंकि इसमें कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तो ये जो चमत्कार की बात है ना, उस चमत्कार के कारण लोग चमत्कारी बनने आते हैं, तो हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम उस सोच से परे जाकर के उनके बारे में कोई बात ना करते हुए अपने आसपास हम उन होनहार लोगों को देख सकते हैं कि जो एक प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हो। उस प्रोसेस में हमने सप्त चक्रा में 7 लेवल रखे हैं। आप सेकंड लेवल के बाद भी अपने आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि आप में तीसरे लेवल के लायक जर्नी के लिए आप में कैपेसिटी नहीं है। और यहाँ जो हम एक व्यक्ति को चमत्कारी 2 दिन की वर्कशॉप से बना रहे हैं तो ये तकलीफ आएगी। रही बात कि तेंदुलकर के परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं तो उनके कोच तो उतना विख्यात नहीं थे, लेकिन एक तगड़ा स्टूडेंट उन्होंने डेवलप किया। रमाकांत आचरेकर जी की बात कर रहा हूँ। लेकिन तेंदुलकर की नेट प्रैक्टिस की बात कोई नहीं करता है। मैंने देखी उन लोगों की प्रैक्टिस, घंटों पसीना बहाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में भी चमत्कारी बनके अगर सितारा बनना है तो वो घंटों की मेहनत ईमानदारी से कौन एस्ट्रोलॉजर कर रहा है ये आप भी जानते हैं। और रही बात की जो नववांश के टूल की बात है, तो मैं ये कहता हूं आपको कि
D1 तो कन्विक्शन टूल है। अब जब नाड़ी में जाते हैं, कुछ ग्रंथों में अगर हम देखते हैं तो पर्याय को ही देखते हैं, उस पर 10 तरीके की चीजें आती हैं हमको कि भाई इसमें फलाना हो गया तो फाइनल सेगमेंट पे जाना पड़ेगा। भाई 100% आपको जाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले कन्विक्शन लेके आप क्या जा रहे हो? वर्ग कुंडली में निर्धारण आप किस चीज का करने जा रहे हो? अगर D1 में विवाह में जो पैरामीटर्स हैं, जो हमारे हिसाब से मोर देन 10 पैरामीटर्स आएंगे, जब वो मोस्टली डैमेज्ड हैं, तो D1 सिर्फ एक कन्विक्शन या एक हल्का सा इशारा करेगा कि इसमें दुर्घटना कितनी कम होगी, कितना कष्ट कम होगा। D9 की बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो D9 जो है, ये हम कहते हैं कि वाई यू आर एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम D1, आप D1 से भाग के जल्दी वर्गों में क्यों जा रहे हैं, षडबलों में क्यों जा रहे हैं? षडबल एक अलग दृष्टि है, षडबल को हम वर्ग से कनेक्ट ही नहीं कर सकते। अवस्थादि विचार जो है वो एक अलग दृष्टि है। यूरोपियन एस्ट्रोलॉजी में आप देखिए तो अवस्था का आपको वैल्यू वहां मिल जाएगा। जब सिग्निफिकेशन चीज, ऐसी चीज मैथमेटिकली आज तक प्रूव नहीं हो पाई है, तो एस्ट्रोलॉजी में मैथमेटिक्स से क्या प्रूव करेंगे? तो ये डिविजन्स में D9 का भी प्रासंगिकता है। आदरणीय सर ने भी काफी इस पर लिखा है। भाई नक्षत्र में भी 4 डिवाइड हो जाते हैं उसमें, और राशि जो हमने अगर 30 डिग्री का लिया है तो उसमें भी डिवीजन हो जाते हैं। तो आप भाग के चले गए ना तेजी से। अब उस तेजी से भागने में भी ठीक है, कन्विक्शन से परिणाम अच्छे मिलते हैं, लेकिन D1 पे ठहरना तो सिखाइए जनाब। D1 लखनऊ है, उसमें जो टिक गया उसको आनंद आएगा, और D1 का कन्विक्शन लेके आप आगे पहुंचिए ना। आज दशाओं से हम वापस लौटते हैं चार्ट पे। ये आपका जो नया सिस्टम डेवलप हुआ है, ये इसी उलझन में था, और इसमें कुछ सीक्रेट्स थे जो उपनवांशपति उपनक्षत्रपति इन सबके हैं। जब हेलेनिस्टिक बोलती है कि 3 हाउस डिविजन्स में 2 के उपयोग आयुर्दाय के लिए होते हैं, 1 का उपयोग नॉर्मल होता है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। उनके यहाँ लात घुसे नहीं चलते हैं, हमारे यहाँ तो इसी पे चल जाते हैं कि चलित माने कि नहीं। भाई आपने कौन सा फ्रेमवर्क उठाया उस पर बात करो ना। अगर आपकी फ्रेमवर्क में चीज सूट कर रही है, सेमी प्रेसिडेंट सूट कर रहा है, अशीपति सूट कर रही है, तो आप फिर इधर का माल उठा के उधर मत डालो, आप अपने तरीके पे चलो। षडबल आपने ले लिया, षडबल को डिविजन्स में कैसे रिलेट करोगे? कुछ लोगों ने कर डाला। षडबल की कॉन्फ़िगरेशन ही जो थी आपकी उस लिए थी। तो प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि सिस्टम में उसका पैराडाइम है, उसका एक बिलीफ सिस्टम है, रिस्पेक्ट करेंगे उसको हम 100%। लेकिन अगर हम कुछ करने जा रहे हैं तो हमारा शास्त्र बहुत मौलिक था, बहुत बेसिक था, क्योंकि हमारे यहाँ फोर्स फील्ड था, हमारे यहाँ कत्यापादी जैसे सीक्रेट कोड थे। अभी मैं एक हमारे बड़े परम आदरणीय हैं, हमारे सीनियर हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, उनसे कुछ विचार एक बार भिन्नता भी हुई थी। उन्होंने कोई श्लोक भी लिखा है जिसमें शनि और मंगल के ऊपर, हमारा तर्क मंगल और शनि के ऊपर अलग अलग था, लेकिन वो कुछ पैमानों पर अपने आप को ऑथेंटिकेट उससे मानते हैं। उस पर जल्दी एक मैं वीडियो करूंगा। तो उसमें वहां उनका दृष्टिकोण में उनका दोष नहीं है, उन्होंने जिस लेवल तक का टूल लिया है उस लेवल तक वो सही है। लेकिन हम अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एज ए टीचर प्रोड्यूस्ड हैं तो हमें उसके आगे के कन्विक्शंस पे भी बताना चाहिए। कि जैसे मैं आपसे बड़ी छोटी सी चीज पूछूं कि अगर मेष लग्न है और सप्तम में राहु के नक्षत्र में बुध है, और मंगल आगे मेष में बैठ गया तो चंद्रमा के साथ बैठ गया और चौथे नवांश में बैठ गया, ये एस्ट्रोलॉजी हमारी जो वैदिक है, जिससे नाड़ी के रूट्स भी आते हैं, सारे रूट्स आते हैं, एक कन्विक्शन आपका तुरंत आ जाएगा कि आप शुक्र को ढूंढ करके निकल लेंगे कि शुक्र कहाँ अफ्लिक्टेड होकर बैठ गया है, शुक्र क्या कर लेगा इसमें। आप जिस मुद्दे पे आ रहे हैं उस पर आ जाएंगे। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जब फ्रेमवर्क 2.0 को आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको ग्रंथकारों के फ्रेमवर्क समझ में आएंगे, और उस समय की उन पर जो कष्ट थे, आपत्तियां थी उनके ऊपर, प्रेशर्स थे, वो सब आपको समझ में आएंगे। लेकिन जब आप धागा पकड़ेंगे तो धागा सबका करीब करीब एक मिलेगा। तो मेरा जो इस आज की चर्चा में सेकंड क्वेश्चन तक जो आप लोगों ने दिए थे उसमें आया था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों, और मैं कह रहा हूँ कि जो कर रहा है समाज में, सड़क पे बैठे तोते वाला, उसका भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उसको ईश्वर ने लिखा है वो कर्म।
और उससे हम ये प्रार्थना करेंगे कि आप ईमानदार हो, ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तर्क के लिए शास्त्र जानो और अच्छा फलित के लिए ईश्वर की कृपा की तरफ भागो। तो हम इन दोनों पुजारियों का हम सम्मान करते हैं। हम किसी भी सिस्टम या किसी भी चीज को हम गलत साबित नहीं करते, क्योंकि वो जो सही प्रेडिक्ट कर रहा है उसके साथ में एक चेतना और है, वो ईश्वर की चेतना है। लेकिन एकेडमिक फाउंडेशंस या एकेडमिक डिस्कशन है, उसमें आपको आना तो पड़ेगा कि आपने कोई चीज को कितना स्वीकारा है। तो मैं चाहूंगा कि मैंने विषय के साथ न्याय किया और हम लोग जो बात किए आपस में करते हैं तो उस पर काफी कुछ हद तक अपनी बात को कह पाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इसको आगे टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है आपसे। बिल्कुल, तो हम जल्दी अगली चर्चा में जुड़ेंगे आप लोगों से। श्योर, ठीक है, थैंक यू। चलो नमस्कार जी। बाय। नमस्कार। ओके कौशिक जी।